बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है उसको डिटेल से डिस्कस किया। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, क्या ये इन जनरल जो सॉलिड्स होते हैं जिनमें मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं, क्या ये थ्योरी उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, क्या अ, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको भी एक्सप्लेन करती है या नहीं? ये आज हम देखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है और हमने देखा कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है ये सिर्फ मेटल्स पे एप्लीकेबल होती है, ठीक है। लेकिन इन जनरल हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स तो नहीं होते, नॉन मेटालिक भी होते हैं सॉलिड। तो इसका मतलब है कि ये थ्योरी जो है ये सिर्फ मेटल्स पे एप्लीकेबल है। हमें कैसी थ्योरी बनानी है सॉलिड्स की जो इन जनरल तमाम सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है उसको डिस्क्राइब करे, ठीक है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ मेटल्स पे एप्लीकेबल होती है। अगर हमारा मटेरियल सेमीकंडक्टर है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी उस सेमीकंडक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको एक्सप्लेन नहीं करती, इसका ड्रॉबैक है। एडवांटेजेस भी हैं, जैसे हमने भी देखा लास्ट लेक्चर में कि जो हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल्स है उसको ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कम्प्लीटली एक्सप्लेन करती है। तो उसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वाज सक्सेसफुल in explaining various electronic and thermal properties of metals such as specific heat, paramagnetism, etc. पैरामैग्नेटिज्म को हम मैग्नेटिज्म इन सॉलिड वाले चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। However, there are various other properties which could not be explained by this theory. For example, free electron theory could not explain why certain solids have a large number of free electrons and thus behave as good conductors, while certain others have hardly any free electron and therefore behave as a good insulator. Moreover, the properties of semiconductor could not be explained on the basis of free electron theory. डिसएडवांटेजेस क्या बताएं इसने कि कोई भी अगर पास सॉलिड होता है तो ये थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं करती कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्यों हैं या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम क्यों हैं, ठीक है। यानी मटेरियल की जो नेचर है उसको एक्सप्लेन नहीं करती ये थ्योरी। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, उनकी प्रॉपर्टीज भी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। अब जो ये फेलियर है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का, ये किस वजह से है? देखिए, आपने ना एक सिंप्लीफिकेशन ली थी, आपने एक असम्पशन ली थी कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इनसाइड द मेटल तो वो जो पोटेंशियल फील करते हैं ड्यू टू न्यूक्लियाई, क्योंकि न्यूक्लियाई जो है वो पोटेंशियल एक्सर्ट कर रहे होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन पे, तो हमने उस पोटेंशियल को ये ज्यूम किया था कि वो कांस्टेंट है। लेकिन इन जनरल जो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन फील करते हैं वो कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। किस तरह से नहीं होता? लेट्स से मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स जो हैं वो रेगुलरली अरेंज होंगे। जैसे फर्ज करें एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, रेगुलर पोजीशन पे एटम्स हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जब वो एक न्यूक्लियस के करीब आएगा तो उस पे जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा एक्सर्ट होगा बाय द न्यूक्लियाई, और जब वही इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के दरमियान होगा तब उसमें पोटेंशियल और होगा। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता जाएगा उस पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है, जो पोटेंशियल एक्सर्ट हो रहा होगा ड्यू टू न्यूक्लियाई, वो चेंज होता जाएगा। इसका मतलब है हमने जो अजम्पशन की थी कि इलेक्ट्रॉन इज फीलिंग कांस्टेंट पोटेंशियल, ये ओवर सिंप्लीफाइड अजम्पशन है। हमें इस अजम्पशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन हम क्या कर सकते हैं? अब क्योंकि एटम जो है वो रेगुलर पोजीशन पे है, तो हम ये अजम्पशन कर लेते हैं कि जो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन फील करेगा वो पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक क्यों हम अजम्पशन ले रहे हैं?
क्योंकि एटम्स जो हैं या न्यूक्लियस जो हैं वो रेगुलर पोजीशंस पे हैं। इट मींस जो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन फील करेगा जब वो मूव करेगा इनसाइड द मेटल, तो वो पोटेंशियल जो है वो पीरियोडिक पोटेंशियल होगा। और इस चैप्टर में हम फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, ठीक है, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे। As atoms are regularly arranged in crystalline solid, so it is assumed that the potential feel by conduction electrons inside the metal is periodic in nature. उसके बाद है ब्लॉच थ्योरम। ब्लॉच का थ्योरम ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन होगा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन होगा, उसकी पेरियोडिसिटी वही होगी जो पेरियोडिसिटी पीरियोडिक पोटेंशियल की है। ठीक है, मैंने कहा जो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन फील करेगा वो पीरियोडिक होगा, तो पीरियोडिक पोटेंशियल है तो उसका कोई ना कोई पीरियड होगा। ठीक है, तो ब्लॉच ने ये ज्यूम किया कि जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो उसका जो वेव फंक्शन होगा उसकी पीरियोडिसिटी वही होगी जो पीरियोडिक पोटेंशियल की है। ठीक है, इसे कहते हैं ब्लॉच थ्योरम। ये इलेक्ट्रॉन की जो मोशन को डिस्क्राइब करने वाली इक्वेशन है, ये वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और ये देखें, ये लेट से मैं कहता हूँ कि जो सॉलिड में एटम्स हैं उनके दरमियान सेपरेशन ए है, ए सेपरेशन है। तो जैसे ही आप एक्स डिस्टेंस में ए ऐड करेंगे तो पोटेंशियल की दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी। इट मींस पोटेंशियल इज पीरियोडिक। तो पीरियोडिक पोटेंशियल केस में वेव फंक्शन होगा ई टू द पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स यू के एक्स, और इस साई ऑफ एक्स की पीरियोडिसिटी वही होगी जो पीरियोडिक पोटेंशियल की है। यहाँ देखें, साई ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स, इसे कहते हैं ब्लॉच थ्योरम। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ब्लॉच थ्योरम की डेरिवेशन करनी है कि ब्लॉच ने जो वेव फंक्शन दिया था हमें, ये वेव फंक्शन दिया था, अगर पीरियोडिक पोटेंशियल हो तो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन इस फॉर्म में होगा। और इसमें जो यू के है ये पीरियोडिक पोटेंशियल है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ये भी पोटेंशियल है, आप इसको यू से भी लिख सकते हैं। तो यू जो है यहाँ पीरियोडिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साई जो है ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने ये इक्वेशन ड्राइव करनी है। फॉर डेरिवेशन हम ये ज्यूम कर लेंगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल फील पीरियोडिक पोटेंशियल, ठीक हो गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियाई इन मेटल। अब हमने ये ज्यूम करना है कि जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इनसाइड सॉलिड तो वो कांस्टेंट पोटेंशियल की बजाय पीरियोडिक पोटेंशियल फील करेगा। और फॉर सिंप्लिसिटी हम ये भी असम्पशन कर लेते हैं कि हमारी जो मेटल है वो 3 डायमेंशनल की बजाय 1 डायमेंशनल है, उससे हमारी मैथमेटिक्स ईजी हो जाएगी। और साई ऑफ एक्स क्या है, वेव फंक्शन है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये डेरिवेशन आगे चल रही है, और आप फाइंड आउट करेंगे वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इक्वेशन आती है साई ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ई रेज़ की पावर प्लस माइनस आयोटा के ए साई ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि हमारा जो वेव फंक्शन है ये पीरियोडिक वेव फंक्शन है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे, इक्वेशन 10 को, तो हम इसमें जो आंसर आते हैं, जो लैम्डा की वैल्यू आती है, आइगन वैल्यू जिसे कहते हैं, वो दो तरह की आ सकती हैं। या वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, और केस 2 में वो जो वैल्यूज होंगी वो रियल भी हो सकती हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो ये सोल्यूशन आता है, और अगर हम रियल वैल्यू लें यानी बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स कब होंगे, अगर बी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन हो 4ac से। और बी स्क्वायर हमारे केस में यहाँ पे क्या है, अल्फा 1 प्लस बीटा 2 सारे का स्क्वायर, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। और अगर बी स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 4ac हो तो रियल रूट आएंगे। ठीक है, केस 2 ये वाला।
इस केस में जो वेव फंक्शन आता है ये वेव फंक्शन, ये जो सोल्यूशन आए हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे केस में, क्योंकि जो वेव फंक्शन होता है उसमें ये कंडीशन होती है कि इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इट मस्ट बी डिफाइंड एट एवरी पॉइंट। और ये वाला जो वेव फंक्शन है ये जब n गोज टू प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। इट मीन्स ये हमारा सोल्यूशन नहीं हो सकता, हमारे प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। नेक्स्ट है क्रोइंग पिनिंग मॉडल। ये जो मॉडल है ये इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को शो करता है इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल बाय अज्यूमिंग अ रिलेटिवली सिंपल वन डायमेंशनल मॉडल ऑफ पीरियोडिक पोटेंशियल। इसमें भी आपने ये ज्यूम करना है कि जो मेटल है वो वन डायमेंशनल है और इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा इनसाइड द मेटल कंडक्शन इलेक्ट्रॉन तो वो पोटेंशियल जो फील करेगा वो पीरियोडिक होगा। इस फिगर में देखें, इस फिगर में जो आपको बोल्ड सर्कल नजर आ रहे हैं ये न्यूक्लियाई की पोजीशन है। पहला न्यूक्लियस यहाँ पे है यानी पहला एटम, फिर दूसरा एटम, फिर तीसरा एटम। तो ये देखें इक्वल डिस्टेंस पे नेक्स्ट एटम आ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा तो उसकी पोटेंशियल होगा जीरो, और जब दो न्यूक्लियाई के दरमियान में होगा तब पोटेंशियल होगा हाई। तो लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, तो इस तरह का पोटेंशियल जो है ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फील करेगा। जो रीजन होता है क्वांटम मैकेनिक्स में इस तरह का उसे कहते हैं पोटेंशियल वेल, और इस तरह का जो रीजन होता है उसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो आपके पास पोटेंशियल वेल होगा, बैरियर, वेल बैरियर अप टू सोन। तो दो तरह के रीजन है, एक वेल वाला रीजन है जिसको वन कहा है और एक बैरियर वाला रीजन है जिसको टू का है। तो अब इन दोनों में अलग अलग इक्वेशन जो है फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रॉन के मोशन की। ठीक है, रीजन वन और टू में ये डेरिवेशन चल रही है। ये इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे ड्यूरिंग डेरिवेशन। कैपिटल P डिवाइड बाय अल्फा ए साइन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ क्रोइंग पिनिंग मॉडल, इक्वेशन नंबर 15। इसमें जो P है कैपिटल P वो बराबर है एम बी नॉट बी ए डिवाइड बाय एच कट स्केयर, और इसे हम कहते हैं पावर ऑफ पोटेंशियल। अब ये जो पीरियोडिक पोटेंशियल हमने ज्यूम किया है, हमने ये ज्यूम किया है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो वो पीरियोडिक पोटेंशियल फील करेगा। तो पीरियोडिक पोटेंशियल की वजह से सॉलिड के अंदर एनर्जी बैंड्स बनते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह से एनर्जी बैंड्स बनेंगे इनसाइड द सॉलिड अगर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक पोटेंशियल फील कर रहा हो। तो ये इक्वेशन में बताती है कि सॉलिड में बैंड्स बनते हैं, अलाउड बैंड होगा, फिर फॉरबिडन बैंड होगा, फिर अलाउड होगा, फिर फॉरबिडन बैंड होगा अप टू सोन। तो ये इक्वेशन हमने जो ड्राइव की है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन को जब हम ड्रा करते हैं या इस इक्वेशन को जब हम ग्राफ बनाते हैं उससे हमें पता चलता है कि कौन कौन से अलाउड बैंड हैं और कौन से फॉरबिडन बैंड हैं। ले जी, इस इक्वेशन में आप देखें कि अल्फा आ रहा है। अल्फा किसके इक्वल है, यहाँ पे मैंने लिखा है, स्टार्ट में देखते हैं। अल्फा में एनर्जी आती है, ये देखें अल्फा स्केयर इक्वल है टू एम कैपिटल ई डिवाइड बाय एच कट स्केयर। यहाँ पे बच्चे अल्फा स्केयर आएगा, अल्फा स्केयर इज इक्वल टू टू एम कैपिटल ई डिवाइड बाय एच कट स्केयर। अगर मुझे एनर्जी की वैल्यू अल्फा की वैल्यू पता चल जाए इट मीन मुझे एनर्जी की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर मैं ये कहूँ कि अल्फा इज इक्वल टू वन वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो भी पॉसिबल नहीं होगी। अगर अल्फा की सारी वैल्यू पॉसिबल है इट मीन्स एनर्जी की सारी वैल्यू पॉसिबल होंगी। ठीक है, तो एनर्जी और अल्फा का आपस में रिलेशन है।
ले जिस ग्राफ पे आ जाए, इक्वेशन हमारी थी cos के ए इज इक्वल टू पी साइन अल्फा ए डिवाइड बाई अल्फा ए प्लस कॉज अल्फा ए। इसमें जो p है जिसे हमने पावर ऑफ पोटेंशियल का है, इसकी कोई भी वैल्यू आप यहाँ फिक्स कर लें। बुक में इसकी वैल्यू फिक्स की है 3 पाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी। और हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने लिया अल्फा ए, और वर्टिकल एक्सिस पे आपने ये जो राइट हैंड साइड है ये वाली, ये ले ली है p डिवाइड बाई अल्फा ए साइन अल्फा ए प्लस कॉज अल्फा ए। इस तरफ अल्फा ए लिया है, इस तरफ ये वैल्यू ली है। अब जो वर्टिकल एक्सिस है उस पे अब देखें साइन और कॉज आ रहा है, इट मीन्स जो ग्राफ होगा वो कोई साइनोसाइडल शेप का होगा। ठीक है, हमारा अंदाजा है कि ग्राफ किस तरह का होगा, साइनोसाइडल शेप का होगा। ठीक है, अब अगर मैं अल्फा ए को 0 पुट करूं, ठीक है, तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पाई बाई 2 लिमिट अल्फा ए गोज टू 0 साइन अल्फा ए डिवाइड बाई अल्फा ए प्लस 1, यहाँ पुट करना है आपने, तो आपकी वैल्यू 3 से ग्रेटर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप अल्फा ए की वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपके पास इस राइट हैंड साइड की वैल्यू आती जाएगी, ये सारी वैल्यू आती जा रही है। इनको आप ग्राफ ड्रा कर लेंगे। इसका ग्राफ ड्रा करने के बाद आपने क्या करना है, ये 0 है ना, यहाँ पे अब फर्ज कर लें वैल्यू 1 है, ये पर बढ़ती जा रही है ना वैल्यू वाई एक्सिस पे, इस तरह माइनस वाई पे बढ़ेगी इधर, तो फर्ज किया यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो ग्राफ इस तरह करके आपने कट ऑफ कर देना है, इसको 1 पे एक लाइन ड्रा कर देनी है। इस तरह -1 पे भी आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देनी है। ये लाइंस मैंने क्यों ड्रा की हैं, इस इक्वेशन पे दोबारा आ जाए। आप ये देखें कि cos के ए, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, के और ए की मैं कोई भी वैल्यू पुट कर लूँ, cos की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ सकती है, -1। अब कोई भी एंगल पुट कर लें, cos का जो मिनिमम आंसर आ सकता है वो -1 आ सकता है, -2 नहीं आएगा। इसी तरह से cos के ए की अब कोई भी वैल्यू पुट कर लें, जो मैक्सिमम आंसर cos का आ सकता है वो +1 है, यानी cos की वैल्यू -1 होगी, ये +1 होगी या इनके दरमियान होगी। इसका मतलब यह है कि ये इक्वेशन तब भी वैलिड होगी अगर राइट हैंड साइड का आंसर भी +1 और -1 या इनके दरमियान रहे। लेकिन मैंने जब ग्राफ ड्रा किया तो राइट हैंड साइड पे अल्फा ए की कुछ वैल्यू ऐसी आई जिन पे आंसर 1 से बड़ा चला गया, और अल्फा ए की कुछ वैल्यू ऐसी आई जिस पे आंसर -1 से भी छोटा हो गया। तो ये जो वैल्यूज हैं जिसमें आंसर 1 से ग्रेटर या -1 से छोटा होता जा रहा है, क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है अल्फा ए की वैल्यू, नहीं करती। तो अल्फा ए की ये वाली जो वैल्यू है ये अलाउड नहीं है। ठीक है, इसको आप डैश लाइन से शो किया हुआ है, ये वैल्यू सारी अलाउ नहीं है अल्फा ए की। उसके बाद फिर अलाउड है, और फिर नॉट अलाउड, फिर अलाउड और फिर नॉट अलाउड। इस अल्फा की कुछ वैल्यूज अलाउ नहीं है, इट मीन्स एनर्जी की कुछ वैल्यूज अलाउ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अल्फा स्केयर इज इक्वल टू 2m कैपिटल ई डिवाइड बाई एच का स्केयर। तो अगर अल्फा की वैल्यूज अलाउ नहीं है, इट मीन्स एनर्जी की कुछ वैल्यूज अलाउ नहीं है। इट मीन्स सॉलिड के अंदर ये फॉरबिडन एनर्जी बैंड्स और अलाउड एनर्जी बैंड्स बन रहे हैं ड्यू टू periodic potential feel by the conduction electrons। इस ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक तो हमें ये पता चला कि सॉलिड के अंदर अलाउड एनर्जी बैंड और फॉरबिडन एनर्जी बैंड होते हैं। विड्थ ऑफ अलाउड एनर्जी बैंड इंक्रीजेज विद अल्फा ए, जैसे जैसे अल्फा ए बढ़ता जाएगा अलाउड बैंड की जो विड्थ है वो बढ़ती जाएगी। विड्थ ऑफ पार्टिकुलर एनर्जी बैंड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ पी पावर पोटेंशियल, और विड्थ ऑफ पार्टिकुलर एनर्जी बैंड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके लिमिटिंग केस हैं, अगर पावर ऑफ पोटेंशियल इन्फिनिटी हो जाए तो क्या होगा, अगर पावर ऑफ पोटेंशियल 0 हो जाए तो क्या होगा। पावर ऑफ पोटेंशियल इन्फिनिटी होने का मतलब यह है कि जो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है वो इन्फिनिटी हो गया है, पीरियोडिक पोटेंशियल इन्फिनिट हो गया। तो उस केस में एनर्जी की वैल्यू आएगी h कट स्केयर पाई स्केयर n स्केयर डिवाइड बाई 2m a स्केयर। और अगर हम ये ज्यूम कर लें कि जो पावर ऑफ पोटेंशियल है वो 0 हो गया है, 0 को अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स कि अब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्री हो जाएंगे, वो किसी भी पोटेंशियल के असर नहीं होंगे, ज़ेरे असर नहीं होंगे, क्योंकि हमने पोटेंशियल पावर ऑफ पोटेंशियल को ले लिया 0। तो
उस केस में एनर्जी होगी h कार्ड स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो इस लेक्चर में हमने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो सॉलिड के होते हैं उसकी मोशन को स्टडी किया है बाय एज्यूमिंग दैट these conduction electrons are now facing the periodic potential instead of constant potential। और हमने ये देखा कि जो periodic potential इलेक्ट्रॉन फील करते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उनके बैंड बन जाते हैं, अलाउड एनर्जी बैंड और फॉरबिडन एनर्जी बैंड। और फिर हमने ये देखा कि अलाउड और फॉरबिडन एनर्जी बैंड की जो विड्थ है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है।